बच्चों आज हम देखेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति। जो देखिए गणित में या तो कोई चीज़ सत्य होता है या असत्य होता है, बीच में कुछ नहीं होता है। यहाँ कोई फिलॉसफी नहीं चलती है। या अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है या तो वो सत्य होगा या असत्य होगा। तो स्टेटमेंट वाला जो प्रॉब्लम होता है उसे हम हल करने के लिए या उसे सिद्ध करने के लिए ये प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन का यूज करते हैं। यहाँ एक शब्द कंट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास। जैसे हमें ये सिद्ध करना है कि आम मीठा है, मान लेंगे नहीं आम खट्टा है। आम खट्टा मान के हम आगे चीज़ प्रोसेस करेंगे, आम को खाएंगे, आम को दो चार लोग को और खिलाएंगे, तो वो लोग बोलेगा नहीं भाई आम तो मीठा है। तो हम जो माने थे वो गलत हो गया, उसका विरोधाभास हो गया। उस तरह से हम इसे प्रूफ करते हैं। मेनली यहाँ हम प्रूफ करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करें। तो स्टेटमेंट टाइप का जो प्रॉब्लम होगा उसे हम सिद्ध करने के लिए ये प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन या विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति का यूज करेंगे। देखिए इसका हम कैसे आगे प्रयोग करते हैं। परिमेय 1.2 तक हम लोग देख लिए थे। अब अगला परिमेय है परिमेय 1.3। √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कोई सॉल्यूशन तो नहीं कर सकते, कोई क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ कि क्वेश्चन को प्रोसेस करेंगे, हल करेंगे और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यह एक स्टेटमेंट है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका उल्टा मान लेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या के अकॉर्डिंग आगे हम इसको हल करेंगे। अगर √2 को एक परिमेय संख्या मानकर जो रिजल्ट मिलेगा उसमें विरोधाभास होगा कोई, तो हम समझ जाएंगे कि भाई जो हम माने थे वो गलत है। अगर जो हम माने हैं वो गलत है तो जो पहले से दिया हुआ वही सही है, क्योंकि सही और गलत दो ही चीज़ होगा भी। तो इसी का यूज़ करते हैं हम लोग कंट्राडिक्शन में। जो विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति है या प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन का यूज़ करते हैं वो यही करते हैं। अब देखिए हम लोग मान लें कि √2 एक परिमेय संख्या है। चलिए ठीक है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, लोग तो आपको पता है क्या होता है परिमेय और अपरिमेय, पहले पढ़ चुके हैं। नहीं पता है चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी का देख लेते हैं। जैसे जो संख्या है, कोई संख्या है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो परिमेय होता है। जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक, वो अपरिमेय होता है। बस ये चीज़ है ना। यहाँ पर q जो है वो शून्य नहीं होगा, क्योंकि हर में जीरो नहीं हो सकता है, तो जीरो तो भाग नहीं देंगे, इसलिए p/q अगर लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या है। जैसे 1/2, 3/4, 1, 2, ये परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। चलिए अपने प्रश्न पे आते हैं कि मान लीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 परिमेय संख्या है तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। √2 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक होंगे। और यह एक हम अलग से मान लिए हैं कि p एवं q जो है उसके बीच में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। यानी कि p भी अभाज्य मान लिए और q भी अभाज्य मान लिए, तो इसके बीच में एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होगा। यानी कि p/q जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर हम 10/15 लिखे हैं, उसको काट पीट के हम 2/3 लिख दिए, मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। p/q जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। समझ गए ये चीज़। इससे देखिए आगे क्या लिखेंगे, फिर हम कुछ नहीं करेंगे, मतलब जो हम माने हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते चलेंगे। अगर वो जो हम मान के चल रहे हैं उसके बाद कोई विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो जो हम मेरा मानना है वो गलत है। अगर मेरा मानना है जो गलत है, तो जो दिया हुआ वो सही है। बस अब देखिए √2 = p/q मान लेंगे। ठीक है, तो p = क्या हो जाएगा, √2 × q
दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर √2 इंटू क्यू का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना क्यू स्क्वायर, 2 चीज आएगा, यानी कि पी 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। पी स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना क्यू स्क्वायर आया है, तो 2 अर्थात 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब इससे पहले अब आगे बढ़े, आप याद कीजिए प्रमेय 1.2। आपको याद है प्रमेय 1.2 क्या था? अगर a जो है पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो a जो है p को भी विभाजित करेगा। याद है ना आपको? ये देखिए, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p जो है a को विभाजित करेगा। तो सेम चीज़ यहाँ भी है कि अगर 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 जो है p को भी विभाजित करेगा। प्रमेय 1.2 के अनुसार 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 p को भी विभाजित करेगा। ये समझ गए आप? यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर 2 जो है पी को विभाजित कर रहा है तो p को हम क्या लिख सकते हैं, p इजकल टू 2c। मान लीजिए कोई c एक अलग से पूर्णांक है तो p इजकल टू 2c लिख सकते हैं। तो 2 मान लीजिए p 2 से भाग देंगे p से ऐसे, ठीक है, तो विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए c बच गया, यहाँ p आ गया, यहाँ कट गया, तभी तो इस c और 2 गुना करके p लिखेंगे ना, p इजकल टू 2c। आप समझना, आपको बच्चे की तरफ समझाने के लिए ये चीज़ लिखना पड़ रहा है, वैसे प्रमेय से सीधा ही लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये p इक्वल टू 2c लिख सकते हैं हम। अब देखिए, क्योंकि ऊपर एक समीकरण हमारे पास है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हो गया समीकरण 1, ठीक। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में p का मान रखने पर क्या, p का मान 2c आया है, 2c स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2q स्क्वायर, ठीक। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2q स्क्वायर। 2 से 4 कट गया, 2 बच गया, यानी कि q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर बच गया। समझ रहे हैं इस चीज़ को ना? अब यहाँ से फिर से वही चीज़ आएगा जो प्रमेय हम पढ़े थे, प्रमेय 1.2, फिर से उसका वही चीज़ यूज होगा। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। आपको ये देखते के साथ ये लगना चाहिए कि 2 जो है q स्क्वायर को विभाजित करेगा। कैसे? q स्क्वायर बराबर 2 गुना c स्क्वायर, यानी कि 2 जो है q स्क्वायर का गुणनखंड है। यहाँ लिखेंगे अतः 2 q स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अगर 2 q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 q को भी विभाजित करेगा। प्रमेय 1.2 के अनुसार ये चीज लिखेंगे, 2 q को भी विभाजित करेगा। ये चीज सही है। अब देखिए, एक स्टेटमेंट आपका यहाँ पे आ गया, 2 जो है q को विभाजित कर रहा है, 2 जो है p को भी विभाजित कर रहा है, लेकिन हम लोग माने क्या है कि p और q का जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि उसके बीच में p और q में एक के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ये चीज़ माने थे ना हम लोग ऊपर में, देखिए यहाँ। और p एवं q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन अब ये मानने के बाद अगर हम आगे हल किए हैं तो मेरे पास क्या आ गया, 2 जो है p को विभाजित कर रहा है, 2 जो है q को भी विभाजित कर रहा है। यहाँ लिखेंगे ये चीज़, चूंकि 2 p एवं q दोनों को विभाजित कर रहा है, ठीक। तो क्या हुआ, हमारा जो मानना था वो गलत हो गया। हम जो माने थे वो गलत है, उसका विरोधाभास हो गया। तो अगर मेरा भी माना हुआ विरोधाभास हो गया, यानी कि मेरा माना हुआ गलत हो गया, तो जो दिया हुआ था वो सही है। बस यही, इसी तरह से हमको हल करना है, बस यही हल हो गया है। क्योंकि 2 p एवं q दोनों को विभाजित कर रहा है, ठीक है। परंतु हमने माना है कि p एवं q में एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, 2 भी आ गया कि दोनों को विभाजित कर रहा है, तो हमारा माना हुआ गलत हो गया। तो ऐसे लिखेंगे, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गया कि भाई p और q में तो एक ही
हम मान लिए थे कि पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है। यहाँ दो एक और गुणनखंड आ गया है, दो जो है पी और क्यू दोनों को विभाजित कराने की पी दो जो है पी और क्यू दोनों का गुणनखंड है। तो जो मेरा यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गया, अर्थात जो हम माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है वो गलत है। अतः हमारा यह मानना कि √2 एक परिमेय संख्या है असत्य है। अगर √2 मानना असत्य है, √2 परिमेय मानना असत्य है, तो √2 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना था, यही सिद्ध हो गया, यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ। इस चीज़ को आप समझ गए। और चलिए एक बार इसको फटाफट ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक। पहला हम लोग ये सिद्ध करना है कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम लोग मान लिए कि भाई √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो √2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। और एक चीज़ और मान लिए साथ में कि p और q जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि उसको और भागा नहीं दिया सकता। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब हुआ आपका जैसे 10/15 है, इसको हम 2/3 लिख सकते हैं, ये 2/3 है, इसको फर्दर और नहीं तोड़ सकते हैं, यानी कि इसके बीच में एक जो अभाज्य गुणनखंड है वो एक है, उससे अधिक और कुछ नहीं है, ठीक। स्क्वायर किए, p² 2q² प्राप्त हुआ। इसका अर्थ हुआ दो जो है p² को विभाजित करेगा, दो p² को विभाजित करेगा, मतलब दो जो है q को भी समीकरण 1 से ये प्राप्त हुआ कि दो जो है p² को विभाजित करेगा। अगर दो p² को विभाजित करेगा तो प्रमेय 1.2 के अनुसार दो p को भी विभाजित करेगा, ठीक। यानी कि दो p और 2c लिख सकते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं जो दो जो है p का एक गुणनखंड है, ठीक। दो जो है p का एक गुणनखंड है। फिर इसको स्क्वायर, इसका जो मान था p और 2c, इसका मान हम रख दिए समीकरण 1 में, यहाँ p के बदले 2c रख दिए। तो फिर मुझे प्राप्त हुआ q² = 2c²। यहाँ से भी यही सिद्ध प्राप्त होता है कि दो जो है q² को विभाजित करेगा। फिर प्रमेय 1.2 का इस यूज़ करेंगे तो दो जो है q को विभाजित करेगा। अगर दो जो है p को विभाजित कर रहा है, दो q को भी विभाजित कर रहा है, तो दोनों में कॉमन हो गया ना। अगर अलग अलग करता, मान लो दो जो है दो p का होता और q का 3 होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पर दो जो हो गया कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया दोनों का यहाँ पे। तो जो हम माने थे कि भाई कोई और अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है इसका एक के अलावा, वो गलत हो गया। हमारा मानना गलत हो गया, जो दिया हुआ था वो सही हो गया, यानी कि √2 एक अपरिमेय संख्या हो गया। बस काम खत्म। इसी तरह से मान लीजिए √2 के बदले √3 दे दे, √5 दे दे, कुछ भी दे दे, आप उसे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ ए हम मान लिए एक परिमेय संख्या है, बी मान लिए एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दो अलग अलग चीज़ मान लिए हैं। और यहाँ एक मान लिए हैं कि बी ए जो है वो 0 नहीं है। तो इस चार्ट को देखेंगे, ठीक है, कि चार्ट में क्या क्या आपको दिख रहा है। ए जोड़ बी यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होगा। b1 b2 इसलिए लिखे हैं कि मान लीजिए दो अपरिमेय संख्या है, ऐसा ना हो कि b + b लिखे तो आप उसको मान लें कि भाई एक ही है दोनों, इसलिए b1 b2 लिख दिए हैं कि दो अपरिमेय संख्या है, दो अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। a - b यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग घटाव हमेशा अपरिमेय होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक लिखे हैं b1 b2 लिखने का मतलब है कि दो अपरिमेय संख्या का योगफल जो है वो कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। आपको बता चुके हैं कि मान लीजिए √2 - √2 हो गया, 0 हो गया। 0 एक परिमेय संख्या है, यह आप याद रखिए, 0 एक परिमेय संख्या है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि 0 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर मान लो वही इसको चेंज कर लें तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा।
तो घटाव जो दो अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है या घटाव बोले, सब्सट्रैक्शन बोल लीजिए, वो कुछ भी हो सकता है दोनों में से। गुणनफल परिमेय संख्या होगा, भाग परिमेय संख्या, सॉरी, गुणनफल अपरिमेय संख्या होगा, भाग जो है अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम पहले मान चुके हैं ए जो है जीरो नहीं है। इसका देखिए, अब ए जीरो क्यों नहीं मानना है देख लीजिए। अगर मान लीजिए ए को जीरो मान ले तो जीरो गुना बी कर दें, यानी कि जीरो गुना परिमेय, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो भागा परिमेय जीरो हो जाएगा। तो ये तो एक ये तो मतलब अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, यहाँ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ बस एक ये मान लिए हैं कि ए जो है जीरो नहीं है। बस ए जीरो ना मान लेने से, ए को जीरो मान ना, क्या बोला, अगर ये मान लिए कि ए जीरो नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं कि ए गुना बी हमेशा परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या होगा, और ए भागा बी भी हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। अगर ए जीरो नहीं है तो ए को जीरो कर देंगे तो फिर वो परिमेय संख्या, क्योंकि जीरो ही बन जाएगा, परिमेय क्या है, ए को जीरो कर देंगे तो जीरो बन जाएगा, जीरो तो परिमेय संख्या होता है। तो इसलिए बी वन बी टू मतलब है दो अभाज्य संख्या है, बी वन बी टू मतलब दो अपरिमेय संख्या है, तो दो अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसको भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए रूट टू गुना रूट टू, यहाँ लिखे हैं, थोड़ा गलती हो गया था, पहले रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाया, सारा चैप्टर समझा रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाया, इसलिए पहले सब कुछ लिखा हुआ है। मान लीजिए रूट टू दो अभाज्य संख्या है, दो अपरिमेय संख्या है, अगर दोनों को गुणा कर देंगे तो दो आ जाएगा, दो क्या होगा, एक परिमेय संख्या, जैसे कि रूट टू गुना रूट थ्री, रूट सिक्स हो गया। ठीक है, तो दो अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल है वो परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है, जैसे डैश लिख दिया मतलब कि कुछ भी हो सकता है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। भागफल भी वही है, अगर दो को दो से भाग दे देंगे कट के एक हो जाएगा। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है, यानी कि दो, या फिर रूट टू भागा रूट थ्री कर देंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये कटेगा नहीं यहाँ पे, तो इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो यही आपका चार्ट है। ठीक है, कि परिमेय संख्या का जोड़ क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, भागफल क्या होगा, घटाव क्या होगा, जो इस चीज़ को याद रखिए। इसमें ऑब्जेक्टिव आपका पूछेगा, बहुत ज़्यादा पूछेगा ऑब्जेक्टिव। और बस एक चीज़ ध्यान रखिए, जो जीरो होता है, जीरो वो एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा बीच एग्जाम में कि जीरो क्या होता है, परिमेय होता है कि अपरिमेय होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग यही समाप्त करते हैं। और दोस्तों, अब हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं सीधा अब चैप्टर, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका 4 महीना बचा है, 4 साढ़े 4 महीना, 14 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाला आपका बोर्ड का। इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा चैप्टर सॉल्व करके पढ़ के ख़त्म कर सके पूरा सिलेबस को, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव हल करेंगे और ऑब्जेक्टिव के दौरान ही पूरा सिलेबस कवर करेंगे हम लोग, समझ गए। तो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे 50 60 100 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे एक चैप्टर का, और उसी में हम आपका सिलेबस को रिवीजन करवा देंगे। आपका चैप्टर है उसका रिवीजन हो जाएगा, एक ज़्यादा पढ़ भी लेंगे, ऑब्जेक्टिव भी हल हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हल करने के बाद हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे इसका। ठीक है दोस्तों, तो बाय, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को बता भी दीजिएगा, भाई भाई इस तरह से समझ लो, चार्ट बना हुआ है, सब कुछ है, आप समझ लीजिए, दोस्तों को समझा दीजिए ताकि अब दोस्तों को भी फ़ायदा हो जाए कुछ। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।